हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्लिनिकल साइन इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ हीमोपेरिटोनियम ड्यू टू रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सा ऐसा क्लिनिकल साइन है जो कि हमें सजेस्ट करता है हीमोपेरिटोनियम को, वो भी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से? ऑप्शन ए कर्निक साइन, ऑप्शन बी केहर साइन, ऑप्शन सी ग्रेट टर्नर साइन, ऑप्शन डी मर्फीज साइन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी केहर साइन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है कर्निक साइन। कर्निक साइन आपको पता होगा, यह हमें देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं केहर साइन की। केहर साइन के अंदर क्या होता है, शोल्डर टिप के अंदर पेन होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है। रप्चर होने की वजह से क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग होगी और उसकी वजह से डायफ्राग्मेटिक इरिटेशन होगा, इसीलिए जो पेन होता है वो शोल्डर में फील होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्रेट टर्नर साइन। ग्रेट टर्नर साइन हमको देखने को मिलता है पैनक्रेटाइटिस में। बात करें हम मर्फी साइन की तो यह देखने को मिलता है गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, on doing the umbilical grip, the nurse feels a smooth, firm, resistant and convex surface on the left side of the abdomen. This indicate, जब हम umbilical grip को देखते हैं तो वहां पर हमें स्मूथ, फर्म, रेजिस्टेंट और कॉन्वेक्स सरफेस जो है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर फील हो रहा है, तो यह हमें क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए फिटल एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी फिटल बैक, ऑप्शन सी हेड ऑफ द फिटस, ऑप्शन डी एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फिटल बैक। चलिए हमने इसे आइडेंटिफाई किस तरह से किया वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन में बात की गई है वो है हमारी अम्बिलिकल ग्रिप के बारे में। हमने एब्डोमिनल ग्रिप जो थी टोटल 4 पढ़ी थी। सेकेंड ग्रिप जो है हमारी, उसी को ही हम अम्बिलिकल ग्रिप या फिर लेटरल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। अगर इमेज की बात करें तो आप यहाँ पर इमेज में कुछ इस तरह से सेकेंड ग्रिप या फिर अम्बिलिकल या लेटरल ग्रिप को देख सकते हैं। अब हम जब भी यहाँ पर सेकेंड ग्रिप को चेक कर रहे हैं तो वहां पर अगर फिटल की बैक प्रेजेंट होती है तो किस तरह का फील होता है और एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होती है तो हमारे पास क्या फाइंडिंग होती है वो देखेंगे। अगर फिटल की बैक प्रेजेंट है तो आपको किस तरह का फील होगा, स्मूथ, फर्म और कॉन्वेक्स साइड जो होगी वो फिटल बैक की तरफ इंडिकेट करती है। लेकिन अगर एक्सट्रीमिटीज है तो वहां पर एग्जामिनेशन के दौरान फील होगा स्मॉल और इरेगुलर नॉब जो होंगे वो फील होंगे, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज अबाउट टू इंस्टिल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स इन ए पेशेंट विद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, विच एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें यहाँ पर केस दिया गया है परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला। यहाँ पर एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप को इंस्टिल करना है, तो कौन सा ऐसा एक्शन होगा जो कि इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन ए इंस्टिल ड्रॉप्स ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकली फॉर परफोरेशन, ऑप्शन बी डाइल्यूट ड्रॉप्स विद सलाइन बिफोर इंस्टिलेशन, ऑप्शन सी ब्लॉक द ईयर कैनाल विथ कॉटन आफ्टर इंस्टिलेशन, ऑप्शन डी यूज कॉल ड्रॉप्स फॉर बेटर एब्सॉर्प्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंस्टिल ड्रॉप्स ओनली इफ प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकली फॉर परफोरेशन। जैसा कि आपने देखा ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला केस, तो ऐसे केसेस के अंदर जब कोई ईयर ड्रॉप स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किया गया हो तो ही आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी डायल्यूट ड्रॉप्स विद सलाइन बिफोर इंस्टिलेशन। यहाँ पर हमारा कोई भी ड्रॉप्स नहीं होता है, उसे डायल्यूट नहीं किया जाता है। ड्रॉप्स को हम डायरेक्टली ही इंस्टिल करते हैं, उसको डायल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी को, ब्लॉक द ईयर कैनाल विद कॉटन आफ्टर इंस्टिलेशन। अगर हमने ईयर कैनाल को ब्लॉक कर दिया तो इसकी वजह से जो हमारा इन्फेक्शन का रिस्क है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, यूज कॉल ड्रॉप्स फॉर बेटर एब्सॉर्प्शन। हम कॉल ड्रॉप्स भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से वर्टिगो के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉमन इन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। निम्न में से कौन सी टाइप का कम्युनिकेशन कॉमनली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में होता है? ऑप्शन ए वन वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी टू वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वन वे कम्युनिकेशन। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो लीडर के पास ही होती है, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। और वहीं बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप की,
तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, जो लीडर होता है वो ऑर्डर देता है और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं। तो यह हमारा वन वे कम्युनिकेशन यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्क प्लेस वायलेंस एंड स्ट्रेस इन नर्सिंग केयर क्लासिफाइड अंडर विच ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। वर्क प्लेस पे वायलेंस और स्ट्रेस जो होता है नर्सिंग केयर के अंदर, उन्हें किस तरह की ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंदर क्लासिफाइड किया गया है? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी साइकोसोशियल, ऑप्शन डी फिजिकल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी साइकोसोशियल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से रिलेटेड नर्सिंग में, तो सबसे फर्स्ट बायोलॉजिकल के अंदर आता है किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि HIV, एयरबोर्न इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर आ जाते हैं। मैकेनिकल के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर इंजरीज आ जाती हैं या एक्सीडेंट्स आ जाते हैं। साइकोसोशियल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है वर्क ओवरलोड, शिफ्ट ड्यूटीज, वायलेंस फ्रॉम पेशेंट्स और रिलेटिव्स। यह सारे एग्जाम्पल हमारे साइकोसोशियल से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट आता है हमारा फिजिकल। फिजिकल के अंदर आता है जैसे कि रेडिएशन, नॉइज या टेम्परेचर या एक्सट्रीम होता है तो उसकी वजह से फिजिकल हैजार्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सेल्यूलाइटिस। निम्न में से कौन सा सेल्यूलाइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम है? ऑप्शन ए वेसिकल्स फिल्ड विथ पस, ऑप्शन बी रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग एंड पेन, ऑप्शन सी ब्लैक स्टार फॉर्मेशन, ऑप्शन डी थिक सिल्वरी व्हाइट स्केल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सेल्यूलाइटिस। तो अगर हम बात करते हैं सेल्यूलाइटिस को, इसके कार्डिनल साइन जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग और पेन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया वेसिकल्स फिल्ड विथ पस, यह हमको देखने को मिलता है इम्पैटिको या फिर वेरिसेला की कंडीशन के अंदर। ऑप्शन सी की बात करें हम ब्लैक स्टार फॉर्मेशन, यह आपको देखने को मिलेगा एंथ्रेक्स इन्फेक्शन के साथ में। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी थिक सिल्वरी व्हाइट स्केल्स, यह प्रेजेंट होता है सोरियासिस डिजीज कंडीशन के अंदर। क्योंकि हमें यहाँ पर सेल्यूलाइटिस के बारे में पूछा गया था तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेलेनोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन आर फाउंड इन विच लेयर। मेलेनोसाइट जो कि हमारे स्किन की पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह कौन सी लेयर के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऑप्शन डी स्ट्रेटम बेसल, ऑप्शन सी डर्मिस, ऑप्शन डी हाइपोडर्मिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्ट्रेटम बेसल। आपको पता ही होगा हमारी स्किन की लेयर्स होती है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम बेसल जो है हमारा एपिडर्मिस का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटम कॉर्नियम की, तो यहाँ पर डेड केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ना कि मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स जो होती है वो लोकेटेड होती है इन द बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी स्ट्रेटम बेसल रहेगा। नहीं हमारा, ए पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर इज प्रिस्क्राइब्ड लिथियम, विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी कैन लीड टू लिथियम टॉक्सिसिटी। एक पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर वाला, उन्हें लिथियम प्रिस्क्राइब किया गया है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मलिटी होगी जिसकी वजह से लिथियम का टॉक्सिसिटी हो सकता है? ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन बी हाइपोनेट्रेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलेमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया मतलब हमारे पास सोडियम का लेवल जो है वो कम है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से जो लिथियम का रीएब्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और लिथियम का रीएब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब कि लिथियम का लेवल भी बढ़ेगा, और लिथियम का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से डेवलप होगी लिथियम की टॉक्सिसिटी। लिथियम की टॉक्सिसिटी के अंदर आपको देखने को मिलता है ट्रिमर, एटेक्सिया, कंफ्यूजन और सीजर्स भी हो सकते हैं। वही हम बात करते हैं हाइपरनेट्रेमिया की, तो हाइपरनेट्रेमिया की वजह से लिथियम का लेवल डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ स्ट्राइडर इज टिपिकली लैरिंगोमलेशिया। लैरिंगोमलेशिया के केस के अंदर कौन सा टाइप का स्ट्राइडर हमको सुनने को मिलता है? ऑप्शन ए एक्सपीरेटरी स्ट्राइडर, ऑप्शन बी बाइफेसिक स्ट्राइडर, ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, ऑप्शन डी मोनोफोनिक व्हीज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के स्ट्राइडर दिए हुए कौन से कंडीशन के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है। बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की, एक्सपीरेटरी स्ट्राइडर। एक्सपीरेटरी स्ट्राइडर जो होता है वो लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है।
नेक्स्ट आप देखेंगे बाइफेसिक स्ट्राइडर। बाइफेसिक स्ट्राइडर हमें फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर सबग्लोटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो वहां पर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। हमारे पास जो केस था यहाँ पर वो है लेरिंगोमलेशिया। लेरिंगोमलेशिया के अंदर क्या आता है, सुप्राग्लोटिक कोलैप्स होने की वजह से होता है और इसकी वजह से इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर डेवलप होता है। लास्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी मोनोफोनिक वीज। वीजिंग जो होती है वो हमें ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, ना कि लेरिंजियल प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि लेरिंगोमलेशिया के अंदर कौन सी टाइप की स्ट्राइडर होती है तो वो होती है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज लो इन ब्रेस्ट मिल्क एंड मे रिक्वायर सप्लीमेंटेशन। निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कम अमाउंट के अंदर पाया जाता है और इसकी सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन डी। अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं तो वहां पर विटामिन ए और विटामिन सी दोनों ही एडिक्वेट अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी जो होता है उसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है।